चल आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 1 फिनिश कर दिया था। अब आज अपन नया चैप्टर शुरुआत करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2 हमारी साइंस की बुक का। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में कि भाई केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, कितने तरह की होती है, केमिकल इक्वेशंस कैसे होती है। तो उन सब के बारे में चैप्टर 1 में हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा। कई तरह की केमिकल रिएक्शंस आई, है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, रीअरेंजमेंट, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस। तो कई तरह की हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है। अब आगे थोड़ा और केमिस्ट्री को हम इलॉबरेट करते हैं, केमिस्ट्री में और ज़्यादा हम अंदर की ओर जाने का प्रयास करते हैं। और केमिस्ट्री जब भी आप कभी भी कहीं पे भी पढ़ोगे तो केमिकल रिएक्शंस तो आपको हमेशा देखने को मिलेगी ही मिलेगी। किसी भी केमिस्ट्री के चैप्टर में आगे फ्यूचर में आप 10th क्लास के जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, फिर आप 11th या 12th में जब जाके साइंस भी लेते हो, तो जब भी कभी आप एक केमिस्ट्री का एक चैप्टर देखोगे, कोई भी केमिस्ट्री का चैप्टर, तो उसमें आपको केमिकल रिएक्शंस तो दिखेगी ही दिखेगी। ये बात कंफर्म मानिए। इसके अलावा एक टर्म आपको बहुत जगह केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं उनमें हमेशा देखने को मिलती है, वो है एसिड, बेस और सॉल्ट। तो आज का ये जो चैप्टर अपन सेकंड चैप्टर से शुरुआत करने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो क्या होते हैं एसिड, क्या होते हैं बेस और क्या होते हैं सॉल्ट। शुरुआत करते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट इस चैप्टर की। हम्म तो ये हमारा है चैप्टर 2। चैप्टर 2 एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इसकी शुरुआत करते हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो क्या होता है एसिड, क्या होता है बेस और क्या होता है सॉल्ट। दिस इज आवर सेकंड चैप्टर ऑफ साइंस क्लास। फर्स्ट चैप्टर अपन पढ़ चुके हैं, सेकंड चैप्टर की शुरुआत आज करते हैं। लास्ट जो आपने क्लास उत्तीर्ण किया, जो पास किया, वहाँ पे एसिड और बेस के बारे में थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा कि भाई एसिड जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, सॉर इन नेचर होते हैं, और जो बेस होते हैं वो बिटर इन नेचर होते हैं, यानी कि कड़वे होते हैं। एक जो ओल्ड डेफिनेशन है एसिड और बेस की, वो हमारे पास ऐसी है कि एसिड आर सॉर इन टेस्ट वाइज। टेस्ट से अगर देखें, टेस्ट से, तो एसिड जो होते हैं वो तो होते हैं सॉर। एसिड कैसे होते हैं, सॉर होते हैं, यानी कि खट्टे होते हैं। ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे खट्टा आपको कहीं पे भी दिखाई देता है, टेस्ट जब करते हैं आपको खट्टा जब लगता है, तो एसिड्स का टेस्ट होता है। और जो बेस का टेस्ट होता है, बेस का टेस्ट ये होता है बिटर इन नेचर। बिटर यानी कि कड़वा। ठीक है। एसिड्स तो कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, और बेस कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। एसिड्स के एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जैसे खट्टे एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। जैसे आपका नींबू हो गया, लेमन। लेमन में क्या होगा, एसिड होगा, जरूर कोई ना कोई एसिड रहा होगा, है ना। जैसे आपका अचार हो गया, अचार भी खट्टा होता है तो उसमें एसिड रहा होगा। तो कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें एसिड्स होते हैं। और कई सारे एग्जाम्पल बेस के भी अपन देख सकते हैं। बेस में एग्जाम्पल जैसे आपका जो सोप है, जो साबुन होता है, वो बेस होता है। ठीक है। जो आप इनो कभी आपने पिया हो तो वो बेस होता है। तो एसिड और बेस का एग्जांपल, एसिड जो होते हैं वो सॉल्ट स्वाद में खट्टे होते हैं, और जो बेस होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं, बिटर इन नेचर। एसिड्स आर सोर इन नेचर एंड बेसिस आर बिटर इन नेचर। ये एक एक बेसिक डिफरेंस रहता है एसिड और बेस के अंदर। ये हम जो हमारी पहले की अभी तक की क्लासें हैं, आपने जो 9th क्लास तक एसिड और बेस के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, उसके अकॉर्डिंग आपने इतना ये पढ़ रखा है। ठीक है। इस चैप्टर में हम एसिड बेस के बारे में और नया तरह का एक डेफिनेशन क्रिएट करेंगे कि एसिड और बेस क्या है।
एसिड और बेस जो होते हैं एक दूसरे के जस्ट अपोजिट माने जाते हैं। एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं, क्या रिएक्शंस होती है, ये सब हम इस चैप्टर में जानेंगे। उससे पहले एक और बात, जैसे आपके घर में बने पकोड़े, पकोड़े अगर ज़्यादा खा लेते हैं तो ज़्यादा पकोड़े खाने के बाद में क्या होता है, पेट में बन जाती है एसिडिटी। तो पेट में जब एसिडिटी बन जाती है तो आप क्या लेना चाहोगे? अगर आपके पेट में एसिड ज़्यादा बन गया है तो उस वजह से आपके पेट में जलन हो रही है। अब उस जलन को कम करने के लिए, उस एसिडिटी को कम करने के लिए हम इनो पीते हैं या नींबू पानी? हम यहाँ पे नींबू पानी नहीं पिएंगे, हम यहाँ पे इनो पिएंगे। क्या पिएंगे? इनो पिएंगे ना। हम यहाँ पे इनो पीते हैं क्योंकि इनो क्या है, बेस है। अगर हमारे स्टमच में एसिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको कम करने के लिए हमें काउंटर में बेस देना होगा। और अगर हमारे बेस बढ़ जाते हैं, जैसे कभी कभी होता है ना, अजीर्ण हो जाता है, अपन को उल्टी सी आ रही होती है, अपन को एकदम जो डकारें हैं वो एकदम कड़वी कड़वी सी आती है, अजीब सी, तो उस केस में अगर आप नींबू पानी पीते हो तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, ये ध्यान में रखना है कि एसिड और बेस जो होते हैं वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, यानी कि एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर देते हैं। तो एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज इफेक्ट ऑफ ईच अदर, इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो ये एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट ध्यान में रखना है कि एसिड और बेस क्या करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अगर आपको एसिडिटी हुई है, और एसिडिटी हुई है, मान लो पेट में एसिडिटी हो गई है, ज़्यादा एसिड हो गया तो उसको बोलते हैं एसिडिटी। अगर आपके मान लो पेट में ज़्यादा एसिडिटी हुई है तो आपको क्या कंज्यूम करना चाहिए, आपको बेस का कंज्यूम करना चाहिए। बेस शुड बी कंज्यूम्ड, बेस शुड बी कंज्यूम्ड। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इनो। साबुन मत खाना, साबुन भी वैसे बेस होता है, पर साबुन मत खा लेना क्योंकि साबुन में जो साबुन का थोड़ा बेसिसिटी ज़्यादा हो जाता है, तो हो सकता है आपको हार्मफुल भी रहे। लेकिन जब अगर इमरजेंसी कंडीशन है कि कहीं पे आपको बेस मिल ही नहीं रहा, इनो का जुगाड़ हो ही नहीं पाया, तो आप साबुन भी थोड़ा खा लेना, बेसिसिटी जो एसिडिटी हुई है वो आपकी कम हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। और अगर आपको बेसिसिटी हो गई है, यानी कि आपको अजीब सी कड़वी डकारें आ रही है, बेसिसिटी आ गई हो गई है, जिसको अपन बोलते हैं ना मारवाड़ी में अजीर्ण हो गया है। आप में से किसी को अगर अजीर्ण हुआ हो तो आपने देखा होगा कि डकारें बड़ी ही अनप्लीजेंट सी आती है, अजीब सी डकार आती है, खारी खारी सी, तो उसको बोलते हैं बेसिसिटी। और बेसिसिटी को न्यूट्रलाइज अगर करना है तो एसिड शुड बी कंज्यूम, एसिड शुड बी कंज्यूम। तो उस केस में आप नींबू पानी पी सकते हो, नींबू पानी पियोगे तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा। तो एसिड और बेस क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने की एबिलिटी रखते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, जो मॉडर्न डेफिनेशन या फिर अपने 10th क्लास में जो एसिड और बेस का डेफिनेशन अपन पढ़ने वाले हैं, जो हमें ध्यान में रहनी चाहिए, उसे अपन लेते हैं मॉडर्न डेफिनेशन। ठीक है, अब जो न्यू डेफिनेशन है एसिड और बेस की, वो आपको जो पढ़नी है वो क्या है, न्यू डेफिनेशन एसिड और बेस की डेफिनेशन। तो न्यू डेफिनेशन में आपको ध्यान में रखना है कि एक तो होता है, देखो, H प्लस आयन, इसको बोलते हैं H प्लस आयन, और एक होता है OH माइनस आयन, OH माइनस आयन। ये H प्लस और OH माइनस आयन कहाँ से आते हैं? जैसे एक वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल, उस वाटर के मॉलिक्यूल को जब अपन तोड़ते हैं तो हालांकि वो वाटर का मॉलिक्यूल बनता तो किससे है, H2 प्लस O2 से बनता है। हमने वाटर बनाने वाली जो रिएक्शन थी पिछले ही लेक्चर में, पिछले ही क्लास में, पिछले ही चैप्टर में हमने सीखी है कि 2H2 प्लस O2 गिव्स H2O। तो वहाँ पे हमने सीखा था कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या करते हैं, वाटर बनाते हैं। लेकिन अगर मैं वाटर को ऐसे तोड़ूं, चार्ज वाइज तोड़ूं, अगर वाटर को चार्ज वाइज तोड़ें तो यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है।
तो मैं यहाँ पे चार्ज वाइज अगर वाटर को ब्रेक करता हूँ तो और वाटर से एक हाइड्रोजन निकाल देता हूँ, तो एक हाइड्रोजन जो है अगर प्लस के फॉर्म में निकला है तो पीछे एक ऑक्सीजन बच गया और एक हाइड्रोजन बच गया। वाटर में से मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया, तो इसको तो बोलेंगे H प्लस आयन। ठीक है, और पीछे बच गया OH। अब क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है तो उस OH पे क्या चला जाएगा, नेगेटिव चला जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का जो ओवरऑल चार्ज है बराबर होगा, तभी तो क्या होगा, अपन को न्यूट्रल वाटर मिलेगा, उदासीन पानी का मॉलिक्यूल मिलेगा। न्यूट्रल वाटर कब मिलेगा अपन को, जब जब क्या होगा, जब H प्लस और OH माइनस दोनों हमें H2O से मिल जाएंगे टूट के। आई बात समझ में? तो H प्लस को, एक तो होता है H प्लस आयन और एक होता है OH माइनस आयन। एक होता है H प्लस आयन और एक होता है OH माइनस आयन। जो नई डेफिनेशन हम सीखने वाले हैं उनमें इन दोनों आयंस का ध्यान रखते हुए अपन नई डेफिनेशन को क्रिएट करेंगे। जो H प्लस आयन है इसको तो बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। H प्लस आयन को बोलते हैं हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। और OH माइनस जो होता है इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। इस OH माइनस पे तो नेगेटिव चार्ज होता है और H प्लस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जो नई डेफिनेशन है उस नई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो एसिड्स होते हैं, एसिड और बेस क्या क्या होते हैं, जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स तो वो सब्सटेंस होते हैं जिनको अगर अपन वाटर में डिजोल्व करें तो वो वाटर में H प्लस आयन देते हैं। एसिड्स क्या होते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं, एसिड्स आर द सब्सटेंस, एसिड्स आर द सब्सटेंस, द सब्सटेंस which when dissolved into water, dissolved into water gives, क्या देते हैं, gives H प्लस आयंस। तो ऐसे सब्सटेंस जिनको जब वाटर में डिजोल्व किया जाता है और वो H प्लस आयन देते हैं तो ये सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। तो एसिड्स आर द दो सब्सटेंस which when dissolved into the water gives H plus ions. So these are called acids. नेक्स्ट डेफिनेशन बेस की देखो क्या हो जाएगी, H प्लस आयन देते हैं वो तो होते हैं एसिड, और जो OH माइनस आयन देते हैं जब उनको अपन बेस, जब उनको अपन वाटर में डिजोल्व करते हैं तो जो OH माइनस आयन देते हैं वो क्या होंगे, बेस होंगे। तो बेस आर द सब्सटेंस, बेस आर the substance which gives OH minus ions when dissolved into the water। ठीक है, तो बेस कौन होते हैं, बेस वो सब्सटेंस होते हैं जिनको अगर हम पानी में डिजोल्व करें तो वो क्या देंगे हमें, OH माइनस आयन देंगे। तो ये दोनों डेफिनेशंस बहुत अच्छी, बहुत ही शानदार डेफिनेशन, एकदम दिमाग में ध्यान में रखें। एसिड्स तो वो होते हैं जो H प्लस आयन देते हैं और बेस वो होते हैं जो OH माइनस आयन देते हैं। तो ये एक बहुत ही फैंटास्टिक डेफिनेशन है एसिड और बेस की, थोड़ी इम्प्रूव्ड डेफिनेशन है। जो ये डेफिनेशन थी जो खट्टे होते हैं, जो कड़वे होते हैं, उनसे ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन है। H प्लस आयन जो देते हैं वो तो होते हैं एसिड, और जो OH माइनस आयन देते हैं पानी में डिजोल्व करने पर वो होते हैं बेस। यहाँ तक क्लियर है? किसी के भी मन में कोई डाउट हो, कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो, अगर आपको कोई बात यहाँ तक समझ में नहीं आई। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है क्या होता है एसिड और क्या होता है बेस। पहले वाली डेफिनेशन थी एसिड्स आर द सोर इन टेस्ट एंड बेस आर बिटर इन द टेस्ट, उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया। एसिड्स जो H प्लस देते हैं
और बेस जो OH माइनस देते हैं। तो ये एसिड और बेस का एक डेफिनेशन हो गया यहाँ पे। अब एसिड और बेस को इंडिकेट करने के लिए कि कोई एसिड है या कोई बेस है, उसके लिए हमेशा तो आप अपन जीभ का सारा लगाने से रहे। जीभ से टेस्ट करके देखा, खट्टा है तो एसिड है, खट्टा नहीं है तो बेस है। तो जीभ को एज ए इंडिकेटर, जो इंडिकेट करता है कि एसिड और बेस, कौन है एसिड और कौन है बेस, उसको इंडिकेट करने के लिए अपन क्या यूज कर रहे हैं, जीभ का यूज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, कि भाई खट्टे हैं तो एसिड है और कड़वे हैं तो बेस है। अब हमेशा तो जीभ यूज करने से रहे, तो इसके लिए क्या है कि हमें कोई अल्टरनेट ऑप्शन चाहिए होता है। ये जो अल्टरनेट ऑप्शन है इन्हीं को बोलते हैं अपन इंडिकेटर्स। तो नेक्स्ट लेते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो क्या होते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स? एसिड बेस इंडिकेटर्स, तो एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या होते हैं? अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन एसिड है कौन बेस है, टू आइडेंटिफाई नेचर ऑफ एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ एनी सब्सटेंस, सम मिक्सर्स आर यूज्ड। कुछ स्पेसिफिक मिक्सचर्स होते हैं या फिर कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस यूज करते हैं जो हमें बता पाते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस है। उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? एसिड बेस इंडिकेटर्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने लिटमस पेपर का नाम सुना होगा। जो लिटमस पेपर होता है उस पे जब एसिड को अपन लगाते हैं तो लिटमस पेपर ब्लू से रेड हो जाता है, और जब लिटमस पेपर पर अगर हम बेस को लगाते हैं तो वो लिटमस पेपर रेड से ब्लू हो जाता है। अभी अपनी स्कूल्स खुली हुई नहीं है, वरना हमारी जो लेबोरेटरी है केमिस्ट्री की, उसमें मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाता, लिटमस पेपर वाला। बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है और आपने शायद किया भी होगा। यस, टर्मरिक जो है, हल्दी, वो एक नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक भी बहुत अच्छा एक इंडिकेटर है। टर्मरिक में अगर एसिड लगाया जाए तो टर्मरिक रेड कलर का दिखाई देने लगता है, और बेस के केस में टर्मरिक जो है येलोइश कलर देता है। तो टर्मरिक जो है, हल्दी, वो भी एक बहुत अच्छा इंडिकेटर माना जाता है, मतलब नेचुरल इंडिकेटर है। पर लेबोरेटरी में अपन लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं एज ए इंडिकेटर। इसके अलावा भी बहुत अच्छे एडवांस इंडिकेटर्स होते हैं। मिथाइल ऑरेंज होता है, नेथलीन होता है, जो कि आगे जब हम टाइट्रेशन जैसी बड़ी बड़ी रिएक्शंस करते हैं तो वहाँ पे हम इन इंडिकेटर्स को भी यूज़ करते हैं। सबसे पहली बात, बेसिक बात, अच्छा बेस में रेड, ओके, चलो देखते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो द सब्सटेंस द सब्सटेंस which are used to indicate nature of the substance, which are used to indicate nature of any acidic and basic nature of a substance, to indicate acidic and basic nature are called indicators। तो ऐसे सब्सटेंस जो एसिड और बेस की नेचर को इंडिकेट करने के लिए काम में लिए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं इंडिकेटर्स। ठीक है, तो ये इंडिकेटर्स का एक सिंपल सा डेफिनेशन हो गया। द सब्सटेंसेज विच आर यूज टू इंडिकेट एसिडिक और बेसिक नेचर आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। सबसे जो बेसिक एग्जांपल है वो है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, तो लिटमस पेपर क्या करता है? ये आपके एसिड का जो कलर होता है, एसिड के केस में क्या करता है? रेड से किस में कन्वर्ट कर देगा? ब्लू में। एक तो करता है रेड से ब्लू में और एक करता है ब्लू से रेड में। तो मैं उसी तरह का पेन ले लेता हूँ। एक तो करता है रेड से ब्लू में और एक करता है ब्लू से रेड में। तो रेड से ब्लू में कौन करता है? ये तो करता है
बेस। अगर रेड कलर का है और रेड कलर से ब्लू में जाएगा कौन? बेस। और ब्लू से रेड कलर में जाएगा एसिड। तो ये लिटमस पेपर पे हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। हम्म। यस। हाय कपिल। यस, और बताओ। अगर जो लिटमस पेपर है वो रेड से ब्लू में तो कब होता है? बेस के केस में। बेस अगर है, जैसे आप लिटमस पेपर पे साबुन लेके जाओगे, तो लिटमस पेपर आपका पहले रेड था, लेकिन अब क्या हो जाएगा? ये ब्लू हो जाएगा। और अगर लिटमस पेपर पहले ब्लू है और आप उस पर नींबू के एक दो छांटे गिराओगे, तो वो रेड हो जाएगा। तो लिटमस पेपर एक अच्छा इंडिकेटर होता है। सबसे पहला इंडिकेटर हो गया लिटमस पेपर। ठीक है। ठीक है, लिटमस पेपर एक एग्जाम्पल हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं लिटमस पेपर के बाद में, जो टर्मरिक है। वापिस अर्थ पर आ गए। यस, अर्थ पर ही तो थे हम, कहाँ गए थे? अच्छा, यहाँ पे क्या? अभी मैं क्या है कि अर्थ में नहीं हूँ। मैं अंतरिक्ष से भी बाहर जा चुका हूँ, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे केवल सफ़ेद प्रकाश ही प्रकाश है, सफ़ेद रोशनी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो एक ऐसी जगह पे अपन आ चुके हैं। ठीक है, मैं वहाँ से आपका क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तो एक टॉर्मरिक जो है, अ, इसका भी एग्जाम्पल लिख लेना। टॉर्मेरिक, जो आपका हल्दी होता है, हल्दी। तो हल्दी के केस में क्या होता है? आमरिक क्या होता है? बेस से जब हल्दी होता है तो बेस में तो रेड होता है, और एसिड के केस में नो चेंज। अगर हल्दी को, अगर आप बेस के साथ संपर्क में लेके आओगे, बेस के साथ, जैसे आपके कपड़े पे हल्दी गिर जाती है और आप साबुन से धोने का उसको प्रयास करोगे, तो आपको ये देखेगा कि ये रेडिश ब्राउन हो जाता है। कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन हो जाता है, रेडिश ब्राउन। यहाँ पे हल्दी का अगर बेस के साथ संपर्क में आता है, बेस कौन सा हो गया? सोप हो गया मान लो, जैसे। ठीक है। और एसिड के साथ अगर संपर्क में लाएं तो नो चेंज। अगर इसको एसिड के साथ में रखें हम, एसिड के साथ में, तो नो चेंज। ठीक है। तो ये हल्दी का एक एग्जाम्पल एज ए इंडिकेटर। हल्दी से भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस है। इसके अलावा आप आगे की क्लासों में एक इंडिकेटर पढ़ोगे मिथाइल ऑरेंज, और एक पढ़ोगे फिनॉप्थलीन। ठीक है। तो एक होता है मिथाइल ऑरेंज, भी होता है इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज। और एक होता है फिनॉप्थलीन, फिनॉप्थलीन। एक होता है फिनॉप्थलीन। ठीक है। स्पेलिंग चेक कर लेना, फिनॉप्थलीन, LEIN। तो ये दो इंडिकेटर्स होते हैं जो लेबोरेटरी में काम में लिए जाते हैं। लेबोरेटरी में जब हम रिएक्शंस करते हैं, तो उन रिएक्शंस में अगर हमें देखना हो कि एसिड बचा या नहीं बचा, तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करने के लिए हम मिथाइल ऑरेंज या फिनॉप्थलीन जैसे इंडिकेटर्स होते हैं, उनको यूज़ करते हैं कि अभी सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर सॉल्यूशन बेसिक है। ठीक है। तो ये मिथाइल ऑरेंज और ये हो गया फिनॉप्थलीन। तो ये है एसिड बेस इंडिकेटर्स। आई होप आपको एसिड बेस इंडिकेटर्स क्लियर हो गए होंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले एसिड खट्टे होते हैं, बेस कड़वे होते हैं। एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। फिर एक नया डेफिनेशन, H प्लस आयन और OH माइनस आयन के बेसिस पे एसिड वो होते हैं जो H प्लस देते हैं, और बेस वो होते हैं जो OH माइनस देते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट, एसिड बेस इंडिकेटर्स, ऐसे सब्सटेंस जो एसिडिक और बेसिक नेचर को इंडिकेट करने के लिए काम में आते हैं। पहला एग्जांपल लिटमस पेपर, टॉर्मेरिक और मिथाइल ऑरेंज और फिनॉक्थिलीन, ये कुछ एग्जांपल्स हैं एसिड और बेस के इंडिकेट करने के लिए, इंडिकेटर्स के लिए।
अब नेक्स्ट लेते हैं कि हाउ टू मेजर एसिड और बेस स्ट्रेंथ। तो एसिड और बेस को मेजर करने के लिए हम एक स्केल काम में लेते हैं, इसको बोलते हैं पीएच स्केल। क्या स्केल काम में लेते हैं? पीएच स्केल काम में लेते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा एसिडिक है या बहुत ज़्यादा बेसिक है। जैसे हम बात करें नींबू, तो नींबू खट्टा होता है, ठीक है, और आपका जो ऑरेंज का शरबत वो कम खट्टा होता है। तो कुछ चीज़ें खट्टी होती है, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा खट्टी होती है, कुछ चीज़ें कड़वी होती है, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा कड़वी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ है, कि बहुत ज़्यादा कोई एसिडिक है या फिर बहुत ज़्यादा बेसिक है, तो ये अलग अलग हो सकती है। तो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए कि कम है या ज़्यादा है, कोई कोई कम एसिडिक है या कोई ज़्यादा एसिडिक है, या कोई कम बेसिक है या ज़्यादा बेसिक है, तो इस चीज़ को मेजर करने के लिए हम एक स्केल डिजाइन करते हैं, और इस स्केल को क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। तो पीएच स्केल क्या होता है? इट इज द स्केल बाय विच द स्केल बाय विच by which strength strength of acid and base is given। ठीक है, तो एक ऐसा स्केल जिसकी सहायता से एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को दी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल, जो पीएच का जो फुल फॉर्म होता है यहाँ पे, पीएच का फुल फॉर्म, पीएच, पी का मतलब होता है यहाँ पे पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, कि कोई कितना हाइड्रोजन दे सकता है या ले सकता है, उसी से ही हम पीएच स्केल को डिफाइन करते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये पीएच स्केल का डेफिनेशन, द स्केल बाय विच स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस इज गिवन इज कॉल्ड पीएच स्केल। और इसे एक नाम, एक साइंटिस्ट थे सोरेनसन, उन्होंने इस स्केल को दिया था। तो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जीके का क्वेश्चन है। इवन जो यूपीएससी लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें भी, एसएससी और यूपीएससी के जो एग्जाम होते हैं ना कंपटीशन के, उसमें पूछा जाता है जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में कि पीएच स्केल किसने दिया। तो यहाँ पे लिख लेना गिवन बाय सोरेनसन। सोरेनसन, तो सोरेनसन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने पीएच स्केल के बारे में हमें बताया। ठीक है, सोरेनसन, ये एक साइंटिस्ट का नाम है। तो सोरेनसन नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने पीएच स्केल दिया। ये जनरल नॉलेज का आप एक क्वेश्चन ध्यान में रखें, क्वेश्चन याद रखें। तो पीएच स्केल आगे पढ़ते हैं, और क्या होता है? पीएच स्केल यूज किया जाता है फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अब पीएच स्केल को मेजर कैसे किया जाता है, क्या होता है पीएच स्केल का मेजरमेंट? उसके लिए मैं आपको बता दूं कि एक पूरा 14 नंबरों का एक फिगर रहता है यहाँ पे। यहाँ पे तो होता है कोई, ये तो pH बराबर 0 वाला पॉइंट है, इधर रहते हैं pH बराबर 14, यहाँ पे pH 14 रहता है, और इधर रहता है pH, यहाँ पे रहता है pH 0, और बीचों बीच में रहता है pH इक्वल टू 7। ये तीन पैरामीटर्स को अपन ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे रहता है pH इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे रहता है pH इज इक्वल टू 14, और ये रहता है pH इज इक्वल टू 7। तो देखो, इन पैरामीटर्स पे, इस स्केल पे अपन क्या करते हैं? एसिड और बेस को डिफाइन करते हैं। अभी मैं सब की pH बताऊंगा, मैं आपको हर चीज़ की pH बताने वाला हूँ। थोड़ी सी देर आप वेट करो अमरीक, आप एक जिज्ञासु विद्यार्थी हो, ये बहुत अच्छी बात है, और मैं थोड़ी देर में आपके सवाल का जो जवाब है वो दूंगा। पहले पीएच स्केल की थोड़ी फील लेते हैं कि पीएच ज़्यादा होना या कम होने से एसिड और बेस का स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड होता है। तो अगर पीएच बहुत कम है, पीएच 0 है, तो ये सबसे ज़्यादा हाईली एसिडिक, ये होगा हाईली एसिडिक। हाईली एसिडिक, बहुत ज़्यादा कोई अगर एसिडिक है तो उसकी पीएच क्या होगी? 0 की ओर जाएगी। बहुत ज़्यादा एसिडिक होने के लिए क्या होगा? पीएच 0 की ओर होगा। ये एसिड इधर से इधर जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। जैसे पीएच इधर से इधर जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा,
और अगर पीएच इधर से इधर जाते हैं तो ये जो वैल्यू है ये होती है हाईली बेसिक। हाईली बेसिक स्ट्रेंथ को दिखाता है। हाईली बेसिक स्ट्रेंथ को दिखाता है। और इधर से इधर जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग, ये तो है इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, ये तो है इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। और ये है इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। यानी कि कोई वैल्यू अगर जीरो की ओर जाती है, पीएच की वैल्यू, तो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। और अगर पीएच की वैल्यू 14 की ओर जाती है तो क्या बढ़ता है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। और पीएच इज इक्वल टू 7 वाला जो पॉइंट होता है ना, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, ये ध्यान में रखना कि ये पॉइंट होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल यानी कि कोई अगर सॉल्यूशन जिसका पीएच 7 है तो वो ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है। अगर कोई पीएच जिसकी वैल्यू 0 से 7 के बीच में है तो वो क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, अगर कोई पीएच 0 से 7 के बीच में है तो उनकी पीएच क्या होगी, 0 से 7 के बीच में एसिडिक होगी। और अगर कोई पीएच 7 से 14 के बीच में है तो नेचर कैसा होगा हमारा, बेसिक नेचर होगा। तो पीएच में 0 तो हाईली एसिड हो गया और 14 क्या हो गया, हाईली बेसिक हो गया। तो ये पीएच का एक स्केल अपन को ध्यान रखना है, फुल फॉर्म हो गया पावर ऑफ हाइड्रोजन। और ये स्केल हम यूज करते हैं एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को कैलिब्रेट करने के लिए, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को शो करने के लिए कि कोई बहुत ज़्यादा एसिडिक है या फिर कोई बहुत ज़्यादा बेसिक है या नहीं है। इस चीज़ को समझाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पीएच स्केल को यूज़ करते हैं। तो ये स्केल समझ में आया, 0 की तरफ है तो हाईली एसिडिक और 14 की तरफ है तो हाईली बेसिक। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ कि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सब्सटेंसेज हैं हमारी डेली लाइफ में हम काम में लेते हैं, जैसे ब्लड हो गया वगैरह वगैरह, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो गए हैं। तो उन सभी एग्जाम्पल्स की मैं आपको पीएच का एक आइडिया दे देता हूँ ताकि आपके दिमाग में कोई भी किसी भी तरह का प्रश्न ना रहे। पीएच के अलग अलग अपन वैल्यूज़ का मैं आइडिया दे देता हूँ। बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, देखिए। ये देखो, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है पीएच ऑफ सम कंपाउंड्स। तो सबसे पहले सी वाटर की बात करते हैं। तो सी वाटर का देखो पीएच कितना है, 8 होता है। सी वाटर का पीएच 8 है, इसका मतलब सी वाटर की नेचर कैसी, बेसिक है या एसिडिक है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। जो समुंदर का पानी है उसकी पीएच 8 है, तो उसका जो नेचर है वो एसिडिक है या बेसिक है, कमेंट में बताइए फटाफट। सी वाटर का पीएच 8 है, इसका मतलब क्या हुआ, बिल्कुल बेसिक हुआ ना। मैंने क्या बताया, 7 से ज़्यादा पीएच है तो बेस, 7 से कम पीएच है तो एसिड। एसिड रेन जो होती है हमारी, अम्लीय वर्षा जो होती है, एसिड रेन, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो वाटर के साथ मिल जाते हैं, तो उसकी पीएच जो है 5.6 से कम है। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है एसिडिक है, तो जो रेन होती है बारिश का पानी, उसकी नेचर कैसी होगी, एसिडिक हो गई। जो टूथ डिके स्टार्ट होता है ऐसे पानी में, उसका कितना होता है, 5.5 से कम होता है। तो एक टूथ डिके स्टार्ट करने के लिए जो दांतों में जो क्षरण होने लगता है, दांत जब खराब होने लगते हैं, अगर ऐसा पानी आप पीते हो, कितना पानी होता है वो, कौन सा पानी होता है जिसकी पीएच जो है 5.5 से कम हो, तो ये एक एसिडिक वाटर का एग्जाम्पल हो गया। जो गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, जो आपके स्टमच में होता है, ये गैस्ट्रिक जूस कहाँ होता है, इन स्टमच होता है। आपके पेट जो होता है ना उसमें पाया जाता है, इन स्टोमच। ठीक है, स्टोमच में आपके पेट में होता है। तो पेट में जो गैस्ट्रिक जूस है उसकी पीएच कितनी है, 1.2 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हाईली एसिडिक नहीं हो गया, कि बहुत ज़्यादा एसिडिक है, हाईली एसिडिक। और इसी वजह से आपका पेट में जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है, आप कुछ भी खा लो, आप जमा के खा लो, गैस्ट्रिक जूस अगर आपके पेट में अच्छी अमाउंट में निकल रहा है तो आप पूरा का पूरा डाइजेस्ट कर लोगे। क्यों, क्योंकि इसकी पीएच क्या है, 1.2 है, बहुत कम है। बहुत कम होने का मतलब क्या हो गया, हाईली एसिडिक हो गया गैस्ट्रिक जूस। लेमन जूस जो आपका नींबू पानी है, 2.2, तो लेमन जूस कैसा हो गया, एसिडिक। अच्छा, एमरिक ने प्रश्न पूछा था कि ब्लड की पीएच कितनी होती है,
7.4 होती है। ब्लड का पीएच जो होता है, ब्लड पीएच, ये होती है 7.4। ये याद रखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है, जीके का क्वेश्चन होता है। पीएच ऑफ ब्लड इज 7.4। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम का एक मिल्क होता है। हाँ, ये भी लिखना है, बिल्कुल लिखना है। ये सारे, ये तो नोट्स ही हैं, सेकंड चैप्टर शुरू हो गया, ये पूरे नोट्स है सारे, देखो बहुत बढ़िया नोट्स बना के दे रहा हूँ। आप कॉपी में नोट करना है आपको सारा, ये भी सारी वैल्यूज़ भी नोट करनी है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम का एक, आपका मैग्नीशियम का एक कंपाउंड होता है, उसका 10 होता है। NaOH जो होता है, NaOH देखो, NaOH यहाँ पे इसकी पीएच कितनी है, 14 है। तो यहाँ पे NaOH जो है, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसकी पीएच कितनी है, 14 है। तो ये क्या हो गया, हाईली बेसिक हो गया, हाईली बेसिक, बहुत ज़्यादा बेसिक नेचर है इसकी, है ना, NaOH की। ऑरेंज जूस जो है 2.6 से 4.4 एसिडिक नेचर है। टमाटर का 4.4, टमाटर एसिड होता है। सॉफ्ट ड्रिंक, जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना आप, उसका पीएच कितना है, 2.5 है, यानी कि वो भी एसिडिक होता है। जो मूत्र होता है, यूरिन, उसकी होती है 4.8 से 7.5 पीएच। मिल्क की पीएच कितनी है, दूध की 6.6 से 6.9। तो मिल्क एसिडिक ही होता है। अच्छा, मिल्क में एक एसिड पाया जाता है, इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। मिल्क में एक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है, बहुत ही वीक एसिड होता है। ये क्या है, वीक एसिड है। क्यों, क्योंकि देखो पीएच किधर आ गई है, 6.6 से 6.9 के आसपास आ गई है। और आपके जो आंसू होते हैं, आंसुओं की पीएच क्या होती है, 7.4 ही होती है, ब्लड के जैसी ही होती है ना। तो आंसू कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं या एसिडिक होते हैं, ये वीक बेसिक होते हैं। जो आंसू होते हैं वो वीक बेसिक होते हैं। कभी आपके आंसू आए हैं तो ऐसे टेस्ट भी करना, आपको थोड़े थोड़े खारे लगेंगे आंसू, ठीक है। तो ये अलग अलग कंपाउंड्स की मैंने यहाँ पे पीएच आपसे डिस्कस कर ली, ये चीज़ आप ध्यान में रखें। तो आज की क्लास का टाइम हो चुका है। आज अपन ने एक नया चैप्टर शुरू किया, एसिड बेस एंड सॉल्ट, इनके बारे में पढ़ा, नई डेफिनेशन लिखी, लिटमस पेपर, इंडिकेटर्स वगैरह ये पढ़े, और पीएच स्केल के बारे में पढ़ा, और मैंने आपको कुछ कंपाउंड्स के पीएच के बारे में बताया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है इस चैप्टर के लिए। ये था फर्स्ट लेक्चर। यहाँ से आगे अपन और बहुत अच्छी अच्छी बातें एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही।